जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब की में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं यूपी पुलिस परीक्षा में हिंदी में 37/37 की टारगेट, ठीक है। तो उसी टारगेट को पूरा करने के लिए मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो इसी आशा को पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, बी 13, सी 9, डी 10। फ्रेंड्स, हमारा आंसर है इसका ए, ऑप्शन नंबर ए। कितने? 11 स्वर हैं हमारे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि ऐसे स्वर जिनमें व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं स्वर। तो हमारे स्वर होते हैं दो टाइप्स के, एक होते हैं ह्रस्व, ठीक है, एक होता है हमारा ह्रस्व स्वर, एक होता है हमारा दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? तो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं छोटा, ठीक है, छोटा ऊ और ऋषि, ये हमारे हैं ह्रस्व स्वर। अब हमारी बात करते हैं दीर्घ स्वर के। दीर्घ स्वर में आते हैं हमारे बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, ठीक है। ये हमारे आते हैं ह्रस्व स्वर में। तो हमारे बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो पहले हमारा स्वर होते हैं 11। स्वर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे आ, ई, उ और री, और हमारे दीर्घ स्वर होता है आ, ई, उ, ए और औ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। आपको तो बताना है, ये जो वाक्य दिया गया है इसमें आपको विराम चिन्ह कौन सा है। सुनील जरा इधर आना है, आपको बताना है इसमें कौन सा विराम चिन्ह यूज़ होगा, ठीक है। देखो, जब हम किसी को आवाज़ देते हैं सुनील इधर आओ, ए इधर आओ, तो वहाँ हमारा यूज़ होता है अल्प विराम। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, ठीक है। देखो, ऑप्शन नंबर ए हमारा है विस्मृति बोधक साइन, ये हमारा विस्मृति बोधक, ठीक है। ये हमारा अर्धविराम, ऑप्शन नंबर डी का हमारा अर्धविराम, ये हमारा अल्पविराम। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी अलंकार। वचन हमारे यूज़ किए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए संज्ञा के लिए। विशेषण क्या होता है? विशेषण वह होता है जो शब्द विशेष्य की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण बोलते हैं। सर्वनाम मतलब जो सबकी जगह प्रयोग होता है, ऐसे नाम को हम सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? चिन्हित कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पद सर्वनाम है। ए राधा, बी वह, सी सुंदर, डी विभीषण। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वह सर्वनाम है। तो राधा क्या है? राधा संज्ञा है, विभीषण संज्ञा है, लेकिन सी क्या है? सी हमारा विशेषण है, ठीक है। सी क्या है? विशेषण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपको बताना है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी समुच्चयबोधक, ऑप्शन डी क्रिया। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह सब बोलते हैं हम विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछता है जो मुख्य क्रिया के अर्थ को क्लियर करती है यानी स्पष्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ए नामबोधक क्रिया, बी प्रणार्थक क्रिया, सी नाम धातु क्रिया, डी सहायक क्रिया। फ्रेंड, इसे बोलते हैं हम ऑप्शन नंबर डी सहायक क्रिया, ठीक है। नामबोधक क्रिया क्या होती है? जो किसी नाम से बनती है। प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब हम कोई काम करता स्वयं न करके किसी और से करवाता है, उसे बोलते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में अव्यय है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में अव्यय कौन सा है। ए भारत, बी श्याम, सी आह, डी दक्षिण। अच्छा, अव्यय क्या होता है? अव्यय वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम से लिंग वचनकर्ता के कारण जिसमें कोई परिवर्तन ना आए, है ना, वो सब बोलते हैं हम अव्यय।
तो हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी आ क्या है हमारा अव्यय ना, इसमें किसी भी रूप में परिवर्तन आप नहीं कर सकते, अव्यय हमारे अविकारी शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लिंग के आधार पर असंगत युग्म है, आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा जो आपको गलत दिया हुआ है। ठीक है, ए छात्र छात्रा, बी प्रोण प्रोणा, सी आयुष्मान आयुष्मती, डी सांप सांपनी। फ्रेंड्स छात्र छात्रा ये भी ठीक है, प्रोण प्रोणा ये भी ठीक है, आयुष्मान आयुष्मती ये भी ठीक है, लेकिन सांप सांपिनी ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। तो सांप का होता है सांपिन, सांप का स्त्रीलिंग क्या होता है सांपिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखो जहाँ जिस भी किसी वर्ड में हमारा माँ आता है तो वहाँ माँ लगता है आयुष्मती। ठीक है, अगर बा आता है तो बती होता है, जैसे भाग्यवान भाग्यवती। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा एक ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए आंसू आंसुओं, बी चिड़िया चिड़िया, सी घोड़ा घोड़े, डी गली गलियाँ। फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आंसू आंसू, ये हमारा गलत है। गलत क्यों? क्योंकि आंसू हमारा एक ऐसा बहुवचन है जिसका हम कभी परिवर्तन नहीं कर सकते, ये हमेशा बहुवचन में रहता है। ठीक है, अगला आता है, रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण होगा, आपको बताना है कि इसका संदिग्ध भूतकाल क्या होगा। ए रमेश घर आ रहा था, बी रमेश घर आया था, सी रमेश घर आएगा, डी रमेश घर आ गया होगा। आ रहा था ये तो हमारा अपूर्ण भूतकाल है, रमेश घर आया था ये पूर्ण भूतकाल है, रमेश घर आएगा ये सामान्य भविष्यकाल है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रमेश घर आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। ऑप्शन हमारे ए कर्मवाच्य, बी कृतवाच्य, सी भाववाच्य, डी सभी में। तो जिस वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन हो, पुल्लिंग हो तथा अन्य पुरुष में हो, उसमें होती है हमारी भाववाच्य में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत में से हिंदी में कितने कारक हैं, आपको बताना है कि इसमें हिंदी में आचार्य किशोरीदास जी ने कितने कारक माने हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 कारक माने हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है किशोरीदास जी ने कितने कारक माने तो आप बताएंगे अच्छा, लेकिन पूछता है साधारण के हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 8। ठीक है, किशोरीदास जी ने संबोधन और संबंध कारक को नहीं माना है, संबोधन और संबंध कारक को नहीं माना है, संबोधन और संबंध कारक को नहीं माना है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना एक बार। अगर आपसे पूछता है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने कितने कारक बताए तो आपका आंसर होगा 6, लेकिन सादा क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे ऑप्शन 8। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है, आपको बताना है जो हमारा अंगरखा शब्द है वो क्या है। ए तत्सम, बी देशज, सी विदेशज, डी तद्भव। फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तद्भव, अंगरखा। ठीक है, तो आपको होमवर्क है अंगरखा का तत्सम क्या है। ठीक है, आपको इसका बताना है तत्सम। ठीक है, आपको इसका तत्सम बताना है, इसका तत्सम क्या होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है, आपको बताना है कि इसमें आ उपसर्ग और ता प्रत्यय कौन से शब्द में आया है। ऑप्शन ए अनुगुणता, बी अवसरवादिता, सी अनन्यता, डी असहनशीलता। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी असहनशीलता। हमारा उपसर्ग है आ, मूल शब्द है हमारा सहनशील, 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 और हमारा प्रत्यय है इसमें ता। क्लियर, तो उपसर्ग हमारा आ और
प्रत्यय हमारा त हो गया। अच्छा, उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय हमारे वाक्यांश होते हैं, ठीक है, ये वाक्यों के अंश होते हैं। उपसर्ग हमेशा वाक्य के शुरू में लगता है और प्रत्यय हमेशा वाक्य के पीछे लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपको बताना है कि सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ए ई, बी ई, सी धानी, डी आनी। फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सावधानी में ई प्रत्यय लगा है। तो हमारा मूल शब्द है सावधान। मूल शब्द क्या है? सावधान। सावधानी में हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया हमारा सावधानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और डैश सदा त्रस्ता ही रह जाता है। संपन्न के विलोम शब्द से उक्त पूर्ण चुने। आपको बताना है कि संपन्न का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए वीर, बी अपंग, सी विपन्न, डी शाही। फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, विपन्न। संपन्न का अपोजिट क्या होता है? विपन्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सभ्य व्यक्ति किसी समाज का अपमान नहीं करते। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि सभ्य का विलोम शब्द क्या होगा। ए भद्र, बी शील, डी शालीन, डी असभ्य। फ्रेंड्स, आसान क्वेश्चन है। सभ्य का विपरीत असभ्य। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। फ्रेंड्स, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? तो हमारा पहला होता है एकार्थी, अनेकार्थी, ठीक है, समानार्थी और विलोम, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला आता है हमारा अगला क्वेश्चन है, आँख शब्द का पर्यायवाची बताइए। आपको बताना है कि आँख शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। ए अक्ष, बी नज़रिए, सी लोचन, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लोचन, ठीक है। तो अक्ष के पर्यायवाची कौन कौन से? अक्ष के कुछ पर्यायवाची, महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। वो है प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब, छाया आदि, छाया और आदि, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नजरिया का। नजरिया के कुछ पर्यायवाची हैं महत्वपूर्ण, दृष्टिकोण, मत, परिच्छेद, ठीक है, परिप्रेक्ष्य। और लोचन के आँख के हैं कुछ नेत्र, नयन, चक्षु, अम्ब। मैं एक बार फ्रेंड्स आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। अक्ष के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं प्रतिबिंब, छाया आदि। और नजरिया के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं हमारे दृष्टिकोण, मत, परिप्रेक्ष्य। और आँखें कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं नेत्र, नयन, चक्षु, अम्बक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द एक अनेकार्थी शब्द है। ए मेढक, बी मुद्रा, सी बोरा, डी मोती। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा। तो मुद्रा के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? और हम मुद्रा को बोलते हैं सिक्का बोल सकते हैं, ठीक है, सिक्का बोल सकते हैं, पुराने ज़माने में बोलते थे। मोहर बोल सकते हैं, है ना। छाप, चिन्ह, आकृति, छाप, चिन्ह, आकृति, चिन्ह और आकृति बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थभेद सही है। आपको बताना है कि कौन सा हमारा अर्थभेद सही है। ऑप्शन ए है एक साइड है, उसका अर्थभेद दूसरी साइड है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ऑप्शन ए और दूसरा तथा। ऑप्शन बी उर, उरु, हृदय, नदी। सी इतर, इत्र, भिन्न इत्यादि। डी अपरा, अपार, दूसरी जिसे पार नहीं किया जा सके, ठीक है। तो और मीन्स दूसरा, और मीन्स तथा, ये ठीक है, सॉरी ये गलत है।
उरु हृदय हथी, ये भी सही है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी, अपरा अपार वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। किस विकल्प में अर्थव्यवस्था सही है। ठीक है, आगे बढ़े। अपरा, अपरा मीन्स क्या होता है? अपरा मीन्स होता है भेद। अपार मीन्स जिसे पार न किया जा सके। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। और मीन्स दूसरा, और भी था ये भी ठीक है, उरु उरु ये भी ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला आता है फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? आपको बताना फ्रेंड्स कि ये फूल की रज है, इसका मतलब क्या होता है? ए पार्थिव, बी प्रदोष, सी पतित, डी पराग। फ्रेंड हम पहले बात करते हैं ऑप्शन पार्थिव की। पार्थिव बोलते हैं जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पार्थिव किसे बोलते हैं? जिसका संबंध पृथ्वी से हो, यानी पृथ्वी से संबंध रखने वाला। करेक्ट। प्रदोष किसे बोलते हैं? हम प्रदोष बोलते हैं सूर्य अस्त होने का समय, मतलब जिस समय सूर्य हमारा छिपता है उसे बोलते हैं हम प्रदोष। ठीक है। पतित किसे बोलते हैं? जिसका नैतिक पतन हो चुका हो उसे बोलते हैं पतित, जिसका नैतिक पतन हो चुका हो। पराग बोलते हैं फूल की रस को। क्या बोलते हैं? पराग। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है, मतलब अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना क्या है? ए अंतर्ध्यान, बी अंतर्ध्यान, सी अंतर्धान, डी अंतर्धान। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा वो सही होगा। अच्छा, आपसे बहुत सारी परीक्षाएं पूछा गया कि अंतर्धान की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो अंतर्धान को बहुत ध्यान से देखेंगे। अंतर्धान की शुद्ध वर्तनी भी यही है, अंतर्धान, है ना। तो शुद्ध वर्तनी में आपको इसका ध्यान रखना है। और जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए भी एक शब्द हमारा अंतर्धान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। फ्रेंड्स संधि के हमारे 3 भेद होते हैं। कभी कभी हमारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं, कोई कोई 5 लगाता है। तो जो 5 भेद होते हैं वो होते हैं हमारे स्वर संधि के। ध्यान रखेंगे 5 भेद किसके होते हैं? वो होते हैं स्वर संधि के। अच्छा, मैं आपसे पूछूं संधि होती कौन कौन सी हैं? तो आपका जवाब होगा संधि होती है हमारी स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, ये हमारी मूल संधि होती हैं, विसर्ग। ठीक है, लेकिन स्वर संधि के कितने पार्ट्स होते हैं? स्वर संधि को हमने 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा समास के कितने भेद हैं? आपको बताना है कि समास के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, समास के हमारे 6 भेद होते हैं। अच्छा, समास के 6 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है द्वंद्व, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और अव्ययीभाव, बहुव्रीहि और अव्ययीभाव समास। ठीक है, और अव्ययीभाव समास होगा 6। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें कौन सा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य एक शुद्ध है। ऑप्शन ए काम पूरा कर डोलो नहीं तो जुर्माना होगा। ऑप्शन बी इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। ऑप्शन सी वक्त निकल चुका है पर बात याद रह जाती है, वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। ऑप्शन डी दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वक्त निकल जाता है और बात याद रह जाती है। अच्छा, काम पूरा कर डोलो नहीं होगा, काम पूरा कर डालो। इसका शुद्ध रूप होगा काम पूरा कर डालो। सर्दी ऐसा नहीं लिखा था, सर्दी लिखा था हमारा सर्दी। ठीक है, और दोष हमारा दोष लिखा था, दोष की शुद्ध वर्तनी होती है दोष। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? ये आपको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है ना। आपको बताना है कि उद्दीपन का कार्य कौन करता है। ए प्रेम पात्र की मधुवाणी, बी भयानक, सी वीर, डी रौद्र। फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, प्रेम पात्र की मधुरवाणी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा छप्पे में होते हैं। आपको बताना है कि छप्पे में होते हैं। ऑप्शन ए प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के। ऑप्शन बी प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उलाला के। ऑप्शन सी प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम चरण दोहा के। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के। ठीक है। अच्छा, आपको बताना है कि ये छंद होता छप्पे हमारा कैसा छंद है। तो छप्पे हमारा है विषम मात्रिक छंद। कई कई आपसे पूछ लेता है कि हमारे कौन कौन से विषम मात्रिक छंद हैं। तो हमारे विषम मात्रिक छंद हैं छप्पे। ठीक है, कुछ हम इसे ट्रिक से याद करेंगे। विषम मात्रिक छंदों को इसे हम बोलते हैं कुछ। ठीक है, कुछ मतलब कु से कुंडलिया और छा से छप्पे। आपसे एग्जाम में बहुत टाइम कई बार पूछे जाते हैं कि विषम मात्रिक छंद कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम में पूछे गए हैं वो यही पूछे गए हैं, छप्पे और कुंडलिया। ठीक है, इसका अन्य नाम है संयुक्त छंद, हम इसे संयुक्त छंद भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वालों की वर्णों की आकृति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ए लटानुप्रास अलंकार, बी सत्यानुप्रास अलंकार, सी छेकानुप्रास अलंकार, डी वृत्तानुप्रास अलंकार। फ्रेंड्स तो हम बोलते हैं इसे सत्यानुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हमारा। ठीक है, जिन वर्णों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आकृति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ हमारा होता है सत्यानुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला आता है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। मेहनत ही डैश है, जीवन, मृत्यु, अभिशाप, डी परिश्रम। तो मेहनत ही हमारे क्या है, जीवन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय है। आपको बताना है कि कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय क्या है। ए गरीबी में रहना, बी कष्ट पर कष्ट आना, सी रोजगार न मिलना, डी आटा कम और पानी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कष्ट पर कष्ट आना, कंगाली में आटा गीला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, बी जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, सी कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, डी कर्म करो फल की इच्छा मत करो। फ्रेंड्स तो हमारा आंसर होगा उसमें ऑप्शन नंबर बी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। लोकोक्ति का सही अर्थ है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संज्ञा का भेद नहीं होता। आपको बताना है कि इसमें कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी निजवाचक, डी भाववाचक। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, मतलब संज्ञा के हमारे 5 भाग होते हैं, 3 तो इसमें दिया ही है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक और एक होता है हमारा समूहवाचक। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक में संज्ञा होती है जो हमारा एक होता है, जैसे हमारा हिमालय, जैसे हमारा माउंट पर्वत हो गया, जैसे किसी का नाम हो गया राम श्याम। ठीक है, जातिवाचक जिसके तरह दूसरे हों, जो पूरे एक जाति का बोध करा है, जैसे मोबाइल हो गया, गाय हो गई, घोड़ा हो गया, नदी हो गई। ठीक है, भाववाचक क्या होती है। भाववाचक वह होता है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, मतलब इसे हम छू नहीं सकते, वो हमारा भाववाचक हो गया। ठीक है, द्रव्यवाचक हमारा क्या हो गया, जो हमारा गोल्ड हो गया, लोहा चांदी हो गया, पूरा एक गोल्ड द्रव्यवाचक। और समूहवाचक क्या होता है, जो पूरे एक ग्रुप में रहता है, जैसे कक्षा हो गई, पुलिस आर्मी, सब समूहवाचक में आते हैं। अच्छा, हमारा ये निजवाचक क्या है। तो निजवाचक हमारा बेटा ये सर्वनाम होता है, सर्वनाम का भेद होता है निजवाचक। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। वो हमारे होते हैं, पहला हमारा होता है
निजवाचक हो गया, ठीक है, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, ठीक है। कितने भेद होते हैं हमारे? 6 होते हैं। निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? आपको बताना है कि सर्वनाम की परिभाषा कौन सी है। ऑप्शन ए, क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। बी, विशेषण के स्थान पर होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द। बी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। डी, क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। फ्रेंड्स, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? अभी जस्ट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अव्यय क्या होते हैं, तो आई थिंक मैं आप लोग की बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ए, ये अभिकारी होते हैं। बी, ये विकारी होते हैं। सी, ये विकारी और अभिकारी दोनों होते हैं। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे कैसे होते हैं? ये हमारे अविकारी होते हैं। अविकारी क्यों होते हैं? जिसमें लिंग वचन कर्ता के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अविकारी शब्द बोलते हैं और अविकारी शब्द को ही हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 अगला मतलब, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है? आपको बताना है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। बी, रामचंद्र शुक्ल। सी, बाबू गुलाब राय। डी, श्याम सुंदर दास। फ्रेंड्स, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है श्याम सुंदर दास जी ने। अच्छा, तो ग्रियर्सन ने क्या कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है इसे स्वर्णकाल। भक्ति काल को क्या कहा है? हिंदी साहित्य का भी इन्होंने स्वर्णकाल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादातर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ए, रामचंद्र शुक्ल। बी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी, रामविलास शर्मा। फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं पहले रामचंद्र शुक्ल की। तो रामचंद्र शुक्ल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं हमारी। चिंतामणि, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना चिंतामणि। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की हैं, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना चिंतामणि है, त्रिवेणी है, रश्मिसांसा। चिंतामणि, त्रिवेणी, मैं यहाँ लिखता रहूँ नीचे आपको, त्रिवेणी और रश्मिसांसा, ठीक है। राम कुमार वर्मा जी की हैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, वो हैं अंजलि, अभिशाप, निशीथ। अंजलि, अभिशाप और निशीथ। अभिशाप और निशीथ, ठीक है। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।